India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। वोटों की गिनती शुरू होते ही वीवीपैट के सत्यापन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। बुधवार को सुनवाई करेगा कोर्ट। गैंगस्टर अबू सलेम ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, कहा मुझे अवैध तरीके से भारत में रखा गया, पुर्तगाल प्रत्यर्पण की मांग की। सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर जुडिशियल विस्टा बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। वादी की है दलील कि जजों, वकीलों, फरियादियों के लिए भी जगह पड़ रही है कम। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब छूट पर रोक लगाने से किया इंकार। दिल्ली सरकार का था दावा कि दामों में कमी के कारण पड़ोसी राज्यों में शराब की जा रही है तस्करी। India Legal presents Courts Roundup. पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आ रहे हैं। नतीजों से पहले वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल या वीवीपैट को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दी है। याचिका में ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होते ही वीवीपैट के सत्यापन की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर 9 मार्च को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि मतगणना के आखिरी की बजाय ईवीएम वोटों की गिनती की शुरुआत में ही वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाए। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में एक दिन का ही वक्त बाकी है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट वोटर वेरिफाइड ऑडिट ट्रेल या वीवीपैट की पर्चियों के सत्यापन को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। बुधवार को सुनवाई के लिए तैयार याचिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दर्ज वोटों की गिनती से पहले वीवीपैट की पर्चियों के वेरिफिकेशन की मांग की गई थी। सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने जानकारी दी कि आरटीआई कार्यकर्ता राकेश कुमार की तरफ से दायर याचिका बुधवार तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है। अरोड़ा ने कहा कि मतगणना पूरी होने के बाद वीवीपैट के वेरिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तब तक चुनाव एजेंट्स निकल जाते हैं। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एजेंट्स की मौजूदगी में मतगणना से पहले वीवीपैट का वेरीफाई होना बहुत जरूरी है। खास बात यह है कि अरोड़ा ने सुनवाई को कल के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था। इस पर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा, अगर आप अंतिम समय में आएंगी तो हम कैसे मदद कर पाएंगे। परसों गिनती है, अगर हम इसे कल सुन भी लें तो क्या ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं। अरोड़ा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग को निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जा सकता है। याचिका में हर निर्वाचन क्षेत्र में बूथ की संख्या बढ़ाने के आदेश देने की मांग की गई थी, जहां वीवीपैट का सत्यापन किया जाता है। फिलहाल साल 2019 के एन चंद्रबाबू नायडू और ओआरएस बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर हर निर्वाचन क्षेत्र में 5 चुने हुए बूथों पर की जाती है। कुमार ने अपनी याचिका में कहा कि जब उम्मीदवारों या उनके एजेंट्स को मतगणना के अंतिम चरण में नतीजों के बारे में पता चल जाता है तो वो वीवीपैट पर्चियों की गिनती का इंतजार नहीं करते। देश में 5 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। यूपी में 10, 14, 20, 23, 27 फरवरी और 3 और 7 मार्च को 7 चरणों में चुनाव हुए थे। उत्तराखंड और गोवा में एक ही चरण में 14 फरवरी को मतदान हो चुका है। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान हुआ था। वहीं मणिपुर में 2 चरणों 28 फरवरी और 5 मार्च को मतदान हुआ था। इन सभी राज्यों में वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो वहीं गैंगस्टर अबू सलेम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी हिरासत को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट में अबू सलेम के वकील ने कहा कि सलेम को अवैध तरीके से भारत में रखा गया है, उन्हें पुर्तगाल को प्रत्यर्पित कर देना चाहिए। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गृह सचिव को हलफनामा दाखिल करने का आदेश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के हलफनामे दाखिल करने पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि यह हलफनामा किसने दायर किया है। सरकार कह रही है कि हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या सरकार ये कहना चाहती है कि भारतीय अदालत 2002 में दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है। उम्र कैद की सजा काट रहे गैंगस्टर अबू सलेम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में सजा कम करने की मांग की गई है। अबू सलेम ने कहा है कि उसे अवैध तरीके से भारत में रखा गया है। भारत सरकार को उन्हें पुर्तगाल को प्रत्यर्पित कर देना चाहिए। याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गृह सचिव को 3 सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही सीबीआई द्वारा दायर हलफनामे पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई एक अभियोजन एजेंसी है, उससे हलफनामा दाखिल करवाकर आप अपना पक्ष रखने से बच नहीं सकते। पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के समय भारत सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि किसी भी मामले में 25 साल से ज्यादा सजा नहीं दी जाएगी। अबू सलेम ने इसी वादे का हवाला देते हुए सजा कम करने की मांग की है। अबू सलेम ने कहा है कि उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि सीबीआई की ओर से हलफनामा दाखिल कर कहा गया है कि वह 2002 में दिए गए आश्वासन को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने गृह सचिव को हलफनामा दाखिल करने का आदेश देते हुए कहा है कि क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को नहीं मानेगी। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा, जिसके परिणाम दूरगामी होंगे। भविष्य में आपको किसी को प्रत्यर्पण करके भारत लाना होगा। अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलेम की रिहाई को लेकर सीबीआई का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव से जवाब दाखिल करने को कहा है। सीबीआई ने कहा था कि भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री की तरफ से 2002 में पुर्तगाल सरकार को दिया गया आश्वासन किसी कोर्ट पर लागू नहीं होता। प्रत्यर्पण से पहले भारत सरकार की तरफ से किए गए वायदे को लेकर इस जवाब पर कोर्ट ने असंतोष जताया। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा रवैया अपनाया गया तो भविष्य में दूसरे भगोड़ों के प्रत्यर्पण की समस्या आएगी। कुख्यात अपराधी अबू सलेम ने दावा किया है कि भारत में उसकी कैद 2027 से ज्यादा तक नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी को इस पर सीबीआई, केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से इस पर जवाब मांगा था। सलेम को 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत सरकार ने 2002 में पुर्तगाल सरकार से ये वादा किया था कि उसे न तो फांसी दी जाएगी और न ही किसी भी केस में 25 साल से अधिक कैद की सजा होगी। लेकिन मुंबई के विशेष टाडा कोर्ट से उसे अब तक 2 मामलों में उम्र कैद की सजा दी जा चुकी है। मामले में सीबीआई ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि सरकार का आश्वासन कोर्ट पर लागू नहीं होता, वह केस के तथ्य के आधार पर सजा देता है। मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर उच्चतम न्यायालय के आसपास जुडिशियल विस्टा निर्माण की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 30 मार्च तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अर्देंदु मोली प्रसाद की ओर से जुडिशियल विस्टा की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से लोग भी बढ़ रहे हैं, ऐसे में ज्यादा जगह की जरूरत है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों, वकीलों और फरियादियों के लिए जगह कम पड़ने लगी है, इसलिए मल्टी लेवल कोर्ट रूम, मल्टी लेवल एडवोकेट चैम्बर, अंडरग्राउंड पार्किंग समेत तमाम व्यवस्था की जरूरत है। इन जनहित याचिका में मांग की गई है कि सरकार इस परियोजना के लिए एक स्वतंत्र अधिकरण सरकारी खर्च यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से बनाए गए इसी की निगरानी में न्यायिक परिसर का विकास किया जाए। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के आसपास संसद भवन की तर्ज पर जुडिशियल विस्टा बनाई जाए ताकि आने वाले समय में लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। सुप्रीम कोर्ट के आसपास जुडिशियल विस्टा बनाने की मांग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बाद हुई है। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत एक नए संसद भवन और नए आवासीय परिसर का निर्माण किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास के साथ
कई नए कार्यालय भवन और मंत्रालय के कार्यालयों के लिए केंद्रीय सचिवालय का निर्माण किया जाना है। सेंट्रल विस्ता परियोजना के तहत बनने वाली संसद भवन की नई इमारत करीब 65,400 स्क्वायर मीटर से बनाई जाएगी और ये भव्य कलाकृतियों से युक्त होगी। इमारत एक तिकोना ढांचा होगा और इसकी ऊंचाई पुरानी इमारत जितनी ही होगी। इसमें एक बड़ा संविधान हॉल, सांसदों के लिए एक लॉन्ज, एक लाइब्रेरी, कई कमेटियों के कमरे, डाइनिंग एरिया जैसे कई कंपार्टमेंट होंगे। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत बन रहे नए संसद भवन में लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी, जबकि राज्यसभा में 384 सीट होंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने वृद्धावस्था सहायता नियम 2009 के तहत पात्र लाभार्थियों की संख्या की निर्धारित सीमा को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए मामले में आगे की सुनवाई 29 अप्रैल को कर दी है। चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में दावा किया गया है कि निर्धारित सीमा लाभ के पात्र 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के वर्तमान संख्या अनुपात अनुरूप नहीं है। याचिका में अधिकारियों को नियमों के तहत पेंशन की दर को संशोधित करने का निर्देश देने का भी आग्रह किया गया है। इस पे कहा गया है कि मौजूदा समय में हर महीने 2,000 रुपए की पेंशन मौजूदा मासिक खर्च को देखते हुए काफी कम है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय प्रदान कर दिया और मामले को 29 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। बेंच ने कहा कि अनुज अग्रवाल अतिरिक्त स्थायी वकील ने प्रतिवादियों की ओर से नोटिस स्वीकार किया है और जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। आग्रह का अनुरूप समय दिया जाता है। सुनवाई की अगली तारीख से पहले जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील संजय घोष ने पैरवी की। याचिका में दावा किया गया है कि नियमों के तहत वर्तमान में अधिकतम सीमा 5,30,000 है, जबकि 4 लाख लाभार्थियों को पेंशन का लाभ देने से इनकार कर दिया है। वकील रश्मि सिंह के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य को उन वृद्ध व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए जो स्वयं की देखभाल करने में सक्षम नहीं है। आर्थिक बाधाओं के अलावा वृद्ध व्यक्ति शारीरिक अक्षमताओं से जूझते भी हैं, जो उनकी स्वयं देखभाल करने के लिए प्रयास में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार ये राज्य का कर्तव्य है कि वो न केवल मानवीय गरिमा की रक्षा करे, बल्कि उसे सुगम बनाने के लिए और कदम उठाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब छूट पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। ये आदेश न्यायमूर्ति V कामेश्वर रॉय की सुनाया है। उन्होंने सोमवार को इसे सुरक्षित रख लिया था। याचिका में दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक की अंतरिम राहत की मांग की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उसने शराब पर छूट समाप्त कर दी है। दिल्ली सरकार ने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि इससे शहर में शराब को बढ़ावा मिल रहा था और इससे बाजार में भी एकाधिकार बढ़ गया था। पड़ोसी राज्य को तस्करी भी हो रही थी। दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस V कामेश्वर राव को बताया, छूट की आड़ में बहुत सारे कदाचार चल रहे थे। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति ने शहर में खुदरा विक्रेताओं को पहली बार छूट पर या ऑफर के साथ शराब बेचने की अनुमति दी थी, जिसके बाद दुकानदारों द्वारा भारी छूट दिए जाने से शहर के कुछ स्टोरों में भीड़ की सूचना मिली थी। वहीं छूट की वापसी के आदेश से समय में आया है जब दिल्ली में अगले महीने 3 नगर निगमों के लिए महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में नगर निकायों को नियंत्रित करती है, उसने नई आबकारी नीति को निशाना बनाया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि संपत्ति को अटैच करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट के पास है, न कि बेंगलुरु महानगर पालिका आयुक्त के पास। जस्टिस SP संदेश की सिंगल बेंच ने कहा कि BBMP के आयुक्त के पास विशेष JMFC या बिक्री कर न्यायालय के आदेश के अनुसार संपत्ति को कुर्क करने का कोई अधिकार नहीं है और इसे CRPC की धारा 421A(B) के तहत जिला कलेक्टर के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता स्वामित्व संस्था खानपान व्यवसाय में लगी हुई है। याचिकाकर्ता कर्नाटक बिक्री कर एक्ट 1957 और केंद्रीय बिक्री कर एक्ट 1956 के प्रावधानों के तहत भी पंजीकृत है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया है कि कैंटीन में भोजन की बिक्री पर फर्म को कोई लाभ नहीं कमा रही है और ऐसी बिक्री को छूट दी गई है। यदि ऐसा माल एक्ट के तहत कर भी दिया जाता है तो उत्तरदायी नहीं होगा, तो ऐसे माल को केएसटी एक्ट की धारा 8 में शामिल किया जाता है और ऐसे सामान को कर के भुगतान से छूट दी जाती है। हालांकि निर्धारण प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता खाद्य पदार्थों की बिक्री पर 12% की दर से बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और टैक्स लगाया। केएसटी एक्ट की धारा 12(3) के तहत पारित आदेश के मद्देनजर प्रतिवादी विभाग ने नोटिस जारी कर निर्माण वर्ष 2001 से 2002 के लिए राशि की मांग की है। विभाग ने बकाया कर के भुगतान के लिए 21 दिन का समय दिया है। भुगतान न करने पर राशि की वसूली के लिए केएसटी एक्ट की धारा 13(b) के तहत एक याचिका दायर की गई थी। राशि की वसूली के लिए विशेष जेएमएफसी यानी कि बिक्री कर न्यायालय के आयुक्त बीबीएमपी के माध्यम से राशि को अटैच करने के लिए एक आदेश जारी किया गया है। तो वहीं केरल हाईकोर्ट ने अभिनेता दिलीप की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 2017 में यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जांच को निलंबित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसी को 15 अप्रैल तक जांच पूरी करनी चाहिए। अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रखने के लिए पहले 3 दिनों की अवधि में सभी पक्षों को विस्तार से सुना था। 2017 में एक लोकप्रिय अभिनेत्री का अपहरण कर लिया गया था और एक साजिश के तहत चलती गाड़ी में बलात्कार किया गया था। कथित तौर पर दिलीप द्वारा साजिश रची गई थी। मामले के 8वें आरोपी होने के नाते अब उनके खिलाफ सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के समक्ष मुकदमा चल रहा है। ये मामला 2022 में एक बार फिर सुर्खियों में आया जब फिल्म निर्देशक बालचंद्र कुमार ने अभिनेता के खिलाफ नए आरोपों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए। दिलीप की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता बी रमन पिल्लई ने अदालत के सामने पेश किए लिए कई दस्तावेजों को पढ़ते हुए विस्तार से तर्क दिया कि ये नया खुलासा अभियोजन पक्ष द्वारा अभिनेता के खिलाफ सबूत गढ़ने के दुर्भावनापूर्ण प्रयास में लाया गया था। मुख्य रूप से तर्क दिया गया है कि जांच एजेंसी ने पूरी कहानी गढ़ी है क्योंकि उन्हें यौन उत्पीड़न मामले में दिलीप के खिलाफ कोई सामग्री नहीं मिली है। यह दोहराया गया है कि डीवाईएसपी बैजू पॉलेज ने उक्त बयान के लिए बालचंद्र कुमार को काम पर रखा था और उसके बाद झूठी कहानियां बनाई गई हैं। जब उन्होंने महसूस किया कि सत्र न्यायाधीश के समक्ष 2017 के मामले में मुकदमा उनके पक्ष में नहीं चल रहा था तो अभियोजन महानिदेशक टीए शाजी ने प्रस्तुत किया था कि आगे की जांच पूरी करने में 3 महीने और लगेंगे। ये कहते हुए कि अब तक 20 व्यक्तियों की जांच की गई है और अब तक कुछ डिजिटल साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। अदालत के समक्ष दायर याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि इस दिखावा जांच को आगे बढ़ाने से निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होता है और कहा कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया है। इसके प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। उत्तर प्रदेश के इंतजार हुसैन सैयद ने फिल्म के ट्रेलर को आधार बनाकर ये याचिका दायर की है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ मंगलवार को इस पर सुनवाई करेगी। विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अभिनेता अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी समेत कई जाने माने कलाकारों ने अभिनय किया है। याचिका में दावा किया गया है कि फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य हैं जो कि लोगों की मुस्लिम समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, इसलिए फिल्म के दृश्य सांप्रदायिक हिंसा को भड़का सकते हैं। फिल्म के संवाद भी काफी भेदभावपूर्ण और मानहानिपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। हालांकि अभी इस फिल्म के प्रदर्शन की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन जानकारी के मुताबिक 11 मार्च को इस फिल्म का प्रदर्शन हो सकता है, इसलिए फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.